अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जाली अकाउंट्स केस में रवा हफ्ता फैसला कुन साबित हो सकता है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को अब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नैब का सामना करना होगा, क्योंकि कराची की बैंकिंग कोर्ट में चलने वाला जाली अकाउंट्स केस अब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत मुंतकिल हो चुका है। इस बार आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के पास उबूरी जमानत भी मौजूद नहीं है, यानी अब नैब की सवाबदीद है कि वो उन्हें गिरफ्तार करे या ना करे। जबकि केस की इस मुंतकली के खिलाफ आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को सिंध हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, ये तो बाद की बात है, मगर सिंध से मजीद गिरफ्तारियों का सिलसिला जरूर शुरू हो चुका है। साथ ही नैब ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को 20 मार्च को तलब भी कर लिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों में जाली अकाउंट्स केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और केस तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 दिन पहले कराची के बैंकिंग कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस की कराची से इस्लामाबाद नैब की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए केस को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। साथ ही अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की उबूरी जमानत कबल गिरफ्तारी को भी वापस ले लिया, जिसके बाद गुज़िश्ता दिन आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने सिंध हाई कोर्ट में केस की मुंतकली के बैंकिंग कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह केस इस्लामाबाद मुंतकिल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केस की मुंतकली से मुताल्लिक कोई अहकामात उनके मुताबिक जारी नहीं किए, इसलिए अदालत बैंकिंग कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे। जबकि अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की इस दरख्वास्त पर अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया, मगर केस इस्लामाबाद जरूर मुंतकिल हो गया है। आज नैब ने जाली अकाउंट्स केस को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद में पहले से मौजूद FIA कराची की टीम ने तमाम रिकॉर्ड एहतसाब अदालत नंबर 1 में जमा करवा दिया और अब तक की गिरफ्तारियों से मुताल्लिक भी अदालत को आगाह कर दिया गया है। मगर इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुंतकिल किए गए रेफरेंस पर एतराज़ लगाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रेफरेंस का रिकॉर्ड नामुकम्मल है और बेतरतीब है, लिहाजा इन एतराज़ात को ख़त्म करके रिकॉर्ड दोबारा जमा करवाया जाए, यानी मुमकिन तौर पर आने वाले चंद दिनों में नैब दोबारा से एहतसाब अदालत में दस्तावेजात जमा कराएगा। और अगर सिंध हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी को केस की मुंतकली से मुताल्लिक कोई रिलीफ नहीं दिया तो जाली अकाउंट्स केस की मज़ीद समाअत एहतसाब अदालत में होगी। अब केस की मुंतकली से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी की पोजीशन रही है कि यह दायरा कार के उसूलों के खिलाफ है, साजिश का हिस्सा है। इस हवाले से कानूनी हिकमत अमली भी इख्तियार कर ली गई है। मगर गुज़िश्ता दिनों पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जारहाना अंदाज इख्तियार किया, केस की मुंतकली पर सवालात उठाए। केस सिंध का है, FIR सिंध का है, अक्यूज्ड सिंध का है, बैंक अकाउंट सिंध के हैं, कंपनी सिंध के हैं, ट्रांजैक्शन सिंध के हैं, मगर केस पिंडी का। पिंडी में ऐसा क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाली अकाउंट्स केस को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करार दिया। 18वीं आईनी तरमीम से मुतालिक बहुत कुछ बोले। अब ये केस अगर रिलीफ नहीं मिलता तो किस तरफ जाएगा? 20 मार्च अहम हो सकती है, जबकि जमानतें मनसूख होने के बाद सारा का सारा मामला नैब के हाथ में है। नैब कुछ भी कर सकता है। जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, 20 मार्च कितना अहम साबित हो सकता है इस केस के हवाले से? शाहजेब, ये हफ़्ता और 20 मार्च बहुत ही अहम है इस केस में, क्योंकि पहली दफ़ा जो नामज़द मुल्ज़िम हैं साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वो यहाँ रावलपिंडी नैब में जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके सामने पेश होंगे। उसको सवालात पहले ही भेज दिए गए हैं। तमाम तर 6 रेफरेंसेस जो पहले स्टेज पर थे, जिसमें एक रेफरेंस तो बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़ भी मुबैना तौर पर हमारी इतलात के मुताबिक फ़ाइल किया जा सकता है, उनके सवालात उनको किए जाएंगे। और इसके अलावा अहम बात यह है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आने वाले 2 दिनों में इस केस की पहली दफ़ा समाअत शुरू हो जाएगी। तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो कराची बैंकिंग कोर्ट से और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पहले ही एहतसाब अदालत को दे दिया है और आने वाले 2 दिनों में नैब भी तमाम तर रिकॉर्ड जो उन्होंने पहले JIT से लिया था वो पेश कर दिया जाएगा। और दिलचस्प तौर पर जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत के इस केस की समाअत करेंगे। 16 के करीब जो रेफरेंसेस हैं वो 4 मुख्तलिफ अदालतों में, 2 रावलपिंडी के एहतसाब अदालतों में और 2 अदालतें जहां इस्लामाबाद में, इसमें फ़ाइल किए जाएंगे। और नैब की जो लीगल टीम है उसको जहांजेब भरवाना हेड कर रहे हैं। और इसके अलावा
मेरी इतलात में ये हफ़्ता इसलिए भी अहम है कि कोई बड़ी गिरफ़्तारी हो सकती है जो कि नामज़द मुल्ज़िम हैं फ़ेक अकाउंट्स केस में। तो इसलिए अब तमाम तर चीज़ें नैब पर हैं, तमाम मुल्ज़मान नैब के रहमो करम पर हैं, क्योंकि पहले ही कराची की बैंकिंग कोर्ट साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और उसकी बहन फरियाल तालपुर की जो हिफाजती ज़मानत थी वापस ले चुकी है। कहेगा कि जाहिर, क्योंकि ज़ाहिर 21 तारीख तक का टाइम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब को दिया गया था और मामला 16 रेफरेंसेस का था, 6 रेफरेंसेस का मामला आया था कि नैब उस पर काम कर चुका है। आगे की क्या इतलात हैं, क्या मजीद रेफरेंसेस पर काम किया है नैब ने? देखिए, नैब ने अपनी जो फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन में पहले 4 रेफरेंसेस उस पर काम मुकम्मल किया था, जिसमें 3 टॉप के रेफरेंसेस हैं। पाक लेन का है जो कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का उसमें नाम है। इसके अलावा कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम और JIT इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं। इसमें नई एक रेफरेंस फास्ट ट्रैक पे जो कि 7वां रेफरेंस है मुकम्मल कर लिया गया है। वो पाकिस्तान स्टील मिल की ज़मीन का है, 362 एकड़ ज़मीन जिनको सस्ते भाव बेचा गया था या उन पे कब्ज़े किए गए हैं मुबैना तौर पर। उसमें 4 नए मुल्ज़मान सामने आ रहे हैं। तो कुल मिला के इन 7 से 8 रेफरेंसेस में तकरीबन 29 ऐसे मुल्ज़मान हैं। तो पहले 4 रेफरेंसेस मुकम्मल किए गए, फिर उसके बाद 2 और इसके अलावा 7वां अभी किया गया है। तो पहले स्टेज पे तकरीबन 8 रेफरेंसेस जो कि आने वाले चंद ही दिनों में जो कि 21 मार्च डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी गई है, नैब फाइल कर देगा मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में और ये सिलसिला 2 दिन बाद यहाँ इस्लामाबाद में शुरू हो जाएगा। मार्च से जो तलबी का सिलसिला है उसमें क्या कहता है नैब का ज़रा? अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या वकील के ज़रिए पेश हो सकते हैं, 1-on-1 इन्वेस्टिगेशन उनसे होगी? पीपल्स पार्टी के ज़राए से जो आपकी बात हुई है वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं? देखिए, ये इम्पॉर्टेंट बात है शाहज़ेब। 7 ऐसी मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स मुबैना तौर पर बिलावल भुट्टो के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो का जो घर है कराची का बिलावल हाउस, वहाँ पर ट्रांजैक्शंस हुई थी। इसके अलावा वो ज़रदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डायरेक्टर हैं। ये इन्वेस्टिगेशन है। तो मुबैना तौर पर 4 करोड़ की कुल मिला के ऐसी अकाउंट से, फ़ेक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हैं जो कि बराह रास्त उन कंपनीज़ को गई हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी या तो डायरेक्टर हैं या उनकी बिज़नेस पार्टनरशिप है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को JIT ने पहले ही समन किया था और उन्होंने अपने वकील के ज़रिए वहाँ पर जवाब जमा करवाया था। उसका जिस्ट ये था कि क्योंकि तमाम तर बिज़नेस को उसके वालिद देखते हैं, तो ये तमाम सवालात उसके वालिद साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को किए जाएँ। लेकिन नैब पहले ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दिसंबर 2018 में पार्क लेन के केस में बुला चुका है। उसमें वो पेश नहीं हुए थे। उसके वकील फ़ारूक एच नाइक पेश हुए थे। जबकि अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं से मेरी बात हुई है कि दोनों बाप बेटा अब 20 मार्च को पेश होंगे नैब में, क्योंकि उनसे तमाम तर सवालात करने हैं। तो अभी ये फ़ैसला नहीं किया गया है क्योंकि एक फेयर मौजूद है साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के लिए कि उनकी ज़मानत पहले ही जो हिफाजती ज़मानत थी कराची बैंकिंग कोर्ट वो वापस ले चुकी है। तो अब तमाम तर वो नैब के रहमो करम पर हैं कि दोनों अपेयर होंगे या नहीं। ये फ़ैसला आखिरी रात को किया जाएगा कि दोनों इन पर्सन अपेयर होंगे या उनकी तरफ से उनकी जो लीगल टीम है वो पेश होगी। इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे। क्या उस्मान बुज़दार बतौर वज़ीर आला पंजाब इस वक्त ख़तरे में है कि उनकी वज़ारत आला जा सकती है? क्या इमरान खान नाखुश हैं? आज तलब भी किया उन्हें, मुलाकात भी की उनसे। तनख्वाहों में इजाफे का जो मामला है वो भी वापस हो रहा है। साथ ही पंजाब हुकूमत मुसलसल गलतियां कर रही है। आज पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने एक ऐसा ख़त ट्वीट कर दिया, उसके बाद माजरत भी करनी पड़ी उन्हें मरियम नवाज़ के हवाले से। तो ये मामला है क्या? फेक न्यूज़ फैलाने के ख़िलाफ़ बात करती है पंजाब हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत तहरीक इंसाफ की खुद उसमें किरदार भी अदा कर रहे हैं? क्या हो रहा है उस्मान बुज़दार का, बात करेंगे के बाद। तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत तनकीद की जद में है। अरकान असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे और वजीर आला पंजाब के लिए इमारात की मंजूरी का मामला सूबाई हुकूमत के गले पड़ गया है।
साथ ही नून लीग मुसलसल ये इल्जाम लगा रही है कि पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ के सेहत के मामले पर गफलत का मुजाहरा कर रही है। इस हवाले से मरियम नवाज की ट्वीट भी सामने आई है। अलबत्ता पंजाब असेंबली की तनख्वाहें बढ़ाने के फैसले पर सबसे ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल वजीर आजम इमरान खान की तरफ से सामने आया। सबसे ज्यादा तनकीद भी वजीर आजम इमरान खान पर हो रही है कि एक तरफ वो बात करते हैं ऑप्टिक्स की, ऑस्टेरिटी की, दूसरी तरफ पंजाब असेंबली में क्या हो रहा है। पंजाब असेंबली में चंद घंटों में तनख्वाह में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया गया। पहले इस बिल का भरपूर दिफा किया गया। जब वजीर आजम इमरान खान ने उसकी मुखालफत की तो सबका मौक़िफ़ बदल गया। क्या वजीर आजम इमरान खान इस मामले से लाइल्म थे या फिर लाइल्मी जाहिर कर रहे हैं? जैसे कि पहले भी करेंसी के मामले से लेकर दूसरे ऐसे मामला जिसमें हुकूमत पर तनकीद हुई तो उन्होंने कहा या तो उनके इल्म में नहीं थे या उनको टीवी देखकर पता चले थे। क्योंकि पंजाब के हवाले से कहा जाता है कि वजीर आजम इमरान खान ही तमाम अहम और बड़े फैसले करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने आज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वजीर आला पंजाब ने अपनी तनख्वाह मराहत के फैसले पर वजाहत पेश की और तनख्वाह और मराहत में इजाफा वापस करने की तफसीलात भी दी। वजीर आला पंजाब ने वज़रा और अरकान की तनख्वाहों मराहत में इजाफे पर भी वजाहत दी। आज ही वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी इफ्तिखार दुरानी का मौक़िफ़ भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पंजाब असेंबली से तनख्वाहों और मराहत में इजाफे के बिल की मंजूरी के जिम्मेदार सिर्फ वज़ीर आला नहीं, ये पूरे हाउस का बिल था जिसकी मंजूरी सूबाई असेंबली ने दी थी। वज़ीर आज़म के हुक्म के बाद बिल पर अमल दरामद रोक दिया गया है। ये मामला 12 मार्च को शुरू हुआ। प्राइवेट मेंबर डे के मौके पर पंजाब असेंबली में अरकान असेंबली, स्पीकर वज़ीर आला पंजाब की तनख्वाह में इजाफे का बिल पेश किया गया। कायमा कमेटी बराए कानून ने उसी दिन बिल की मंजूरी दे दी। 24 घंटे के अंदर अंदर ये बिल मंजूर भी हो गया। बिल के तहत अरकान असेंबली की तनख्वाह और मराहत 83,000 रुपये माहाना से बढ़ाकर 1,92,000 रुपये हो गई। इसके अलावा जाती घर न होने पर पंजाब के वज़ीर आला को उम्र भर के लिए घर देने का बिल भी पंजाब असेंबली में मंजूर हो गया। बिल के मुताबिक ओहदा छोड़ते वक्त अगर वज़ीर आला के नाम पर जाती घर ना हो तो लाहौर में उन्हें घर फराहम किया जाएगा। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब को ओहदे के दौरान रिहाइश फराहम की जाती रही है, मगर बाद में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद हुई तो उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह बिल ही नहीं हुआ। बिल की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट सामने आया। वज़ीर आज़म ने लिखा कि पंजाब असेंबली की जानिब से अरकान असेंबली, वज़रा खुसूसन वज़ीर आला की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे का फैसला सख्त मायूस कुन है। पाकिस्तान खुशहाल हो जाए तो शायद ये काबिल फ़हम भी हो, मगर ऐसे में जब अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए भी वसाइल दस्तियाब नहीं, ये फैसला बिल्कुल बिला जवाज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस ट्वीट के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मौक़िफ़ अचानक बदल गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, जिन्होंने पंजाब असेंबली की अरकान की तनख्वाहों में इजाफे की भरपूर हिमायत की थी, वज़ीर आज़म के एक ट्वीट के बाद उन्होंने भी मौक़िफ़ बदल लिया। पहले इस्लामाबाद में बुखला की तकरीब में शिरकत के मौके पर जब सहाफ़ी ने फवाद चौधरी से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने पंजाब असेंबली के अरकान की मराहत और तनख्वाहों में इजाफे के फैसले की खुलकर हिमायत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अगर इस तरह तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो मिडिल क्लास वाले इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। आप ये कहें कि MPA और MNA की तनख्वाह ही ना हो तो इस तरह आप मिडिल क्लास वालों को सियासत से आउट कर देंगे। पंजाब असेंबली में जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, वहाँ के जो मेंबरान असेंबली हैं वो डबल से ट्रिपल कर दी गई हैं, तो आम बंदे की तनख्वाह, मेरा ख्याल है उनकी तनख्वाहें बड़ी कम थी, 80,000 रुपये तनख्वाह। जी जी, तो उन्होंने को 1.5 लाख कर दिया। अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। जो अगर आप ये करेंगे MNA MPs की तनख्वाहें हो ही ना जी, और वो आप मिडिल क्लास को आउट कर देंगे सियासत से। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट सामने आया, जिसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात का मौक़िफ़ भी बदल गया। उन्होंने वज़ीर आला और पंजाब असेंबली के खुद को नवाजने के इक़दाम को वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से मुतसादिम करार दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का सरीहन मजाक उड़ाया गया है। उम्मीद है इस पॉलिसी पर फौरी नज़रसानी होगी। इस हवाले से पंजाब के वज़ीर इत्तलात शमशाद बुखारी ने भी पहले इस फैसले के हक़ में दलाइल दिए और फिर वो भी अपनी बात से पीछे हट गए। तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर आज़म की तनकीद के बाद तहरीक इंसाफ के वज़रा के बदलते मौक़िफ़ ने एक मजाक ही बना दिया। वज़ीर आज़म पर भी सवाल उठा कि वैसे तो वो माइक्रो मैनेज करते हैं, वैसे वो वसीम अकरम कहते हैं अपना उस्मान बुज़दार को, और उस्मान बुज़दार के बारे में आम तासुर है कि वो खुद कोई इक़दाम नहीं कर सकते। ये फैसला कैसे हो गया? साथ ही नवाज शरीफ के जो इलाज है उस हवाले से भी पंजाब हुकूमत पर तनकीद हो रही है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि वालिद से मुलाकात के लिए इजाज़त की मुंतज़िर हूँ। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, 5 दिन गुजर गए हैं, वालिद से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, ज़ाती मुआलिज को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। मरियम नवाज ने मज़ीद लिखा कि और कोई तरीका भी नहीं कि मैं वालिद की खैरियत मालूम कर सकूँ, तबीयत पूछ सकूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। वालिद ने कहा था कि अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ हुआ तो वो किसी से नहीं कहेंगे, मगर पंजाब हुकूमत का यह दावा है कि वो मुल्क में किसी भी अस्पताल में नवाज शरीफ का इलाज कराने को तैयार है। नवाज शरीफ खुद ही तैयार नहीं हो रहे। साथ ही
जो तर्जुमान हैं वज़ीर आला के शहबाज गिल, उन्होंने मरीम नवाज के नाम से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले जाली ख़त को ट्विटर पर शेयर करने की वजह से वो तनकीद की जद में आ गए। इस खत को मरीम नवाज ने जाली करार दिया, अमरीकी सफारत खाने ने भी जाली कहा, जिसके बाद शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि यह खत उन्हें किसी सीनियर सहाफ़ी ने भेजा था और उनकी टीम ने सहाफ़ी से तस्दीक के बाद इसे शेयर किया था। और इस खत में ये बाकायदा तौर पर अमरीका से दरख्वास्त की गई है कि नवाज शरीफ की जो तबीयत का मामला है इसको देखा जाए। ये मरीम नवाज के हवाले से खत सर्कुलेट कर रहा था, जिसे खुद तर्जुमान ने ट्वीट कर दिया। बाद में माजरत उन्हें करनी पड़ गई, मगर अगर बगर के साथ माजरत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, उसूलन ये बात समझ में आती है कि MPS की, मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की तनख्वाहें ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो अपने काम पर फोकस करें, सिर्फ एलीट के लिए ना हो, मिडिल क्लास के लोग भी सामने आएँ, करप्शन के इल्ज़ामात ना लगें, उनकी तनख्वाहें ज़्यादा हों। मगर पहले काम हो गया, फिर वज़ीर आज़म नाराज़ हुए, पहले भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो वो या तो टीवी से पता चलते हैं या बाद में, हालांकि तासुर है कि वो माइक्रो मैनेज करते हैं पंजाब के मामलात को। पहले ये मामला हो गया, उससे पहले फयाजुल हसन चौहान बयानात दे देते थे, फिर उन्हें ओहदे से हटाना पड़ा। अब शहबाज गिल साहब जो हैं एक गलत खत ट्वीट कर दिया। ये पंजाब में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ऐसा ये गवर्नमेंट का बिल नहीं था। हाँ, गवर्नमेंट ने फैसला किया इसको सपोर्ट करने का। वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर साहब से मेरा ख्याल है ये सुकम ज़रूर रहा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को आगाह नहीं किया कि ये डेवलपमेंट है और उसके ऊपर पूछना चाहिए। देखिए, अमूमी हालात में पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये मामला इतना डिस्कस भी नहीं होता, मीडिया को भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि PTI का एक नैरेटिव है, हम लोग एक ऑस्टेरिटी कैंपेन चला रहे हैं, ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना बड़ा एक जो है आपने देखा प्राइम मिनिस्टर हाउस को छोड़ा, फिर जो अखराजात हैं वो इतने हमने कट डाउन किए, फेडरल कैबिनेट के अखराजात इतने ज़्यादा कट डाउन किए। सो इस पूरे माहौल में पंजाब हुकूमत की तरफ से ये इकदाम ज़ाहिर है कि वो बड़ा लगा उस इम्पैक्ट से जितना अमूमी होता है। इसकी वजह से ये मामला जो है वो थोड़ा गंभीर हुआ। अदरवाइज़ फ्रेंकली अगर अमूमी हालात होते तो उनमें शायद इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये जितना कुछ वज़ीर आज़म का ऑस्टेरिटी की और ये सारी की सारी बातें हैं उस्मान बुज़दार साहब तक पहुंची नहीं, पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस को पता ही नहीं था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी क्या है, क्या विजन है। चलें, थोड़ा हल्का ले गए होंगे, अब पता चल गया उन्हें काफ़ी अच्छी तरह। वैसे मगर ये भी बात हो रही है कि बुज़दार साहब की नौकरी भी ख़तरे में है। खान साहब क्या ओवरऑल मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से? क्योंकि पंजाब से वो जब से वज़ीर आला है और तहरीक इंसाफ को जब से पंजाब की हुकूमत मिली है, कोई मस्बत खबर डिलीवरी के हवाले से तो आई नहीं, मगर खान साहब उन्हें वसीम अकरम समझते रहे, तो अभी तक समझते हैं। देखें, बात यह है फ्रेंकली कि जो कैबिनेट का या हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें जो आपकी जॉब है उसका ऊपर फैसला तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है। सो चाहे वो किसी भी मामला हो, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ओपिनियन है वो एक हतमी ओपिनियन होगी। और अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके ऊपर पूरा एतमाद का इजहार किया है और जिस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट की है वो भी सबके सामने है। उसको एनालाइज जो है वो अपने अपने तरीके से किया जा सकता है, लेकिन MPs को और प्राइम मिनिस्टर को अगर उनकी कारकर्दगी पे एतबार है तो जाहिर है वो कंटिन्यू करेंगे। अगर उन्होंने इन दो ताकतों ने अपनी ओपिनियन चेंज कर ली तो जाहिर है कि उनको जो है वो फिर वो कंटिन्यू नहीं करेंगे प्रिंसिपल। सर, मगर अब ये बिल तो पास हो गया, मतलब तहरीक इंसाफ के MPs को ख्याल आए इस चीज़ का, फिर वज़ीर आला की चीज़ों का, फिर वो उस दिन एक दिन में पास भी करा दें। और फिर उस्मान बुज़दार साहब ने क्या यकीन दहानी कराई है वज़ीर आज़म इमरान खान को इसके रिवर्स करने के हवाले से? नहीं, ये बिल जो है वो मेरी इत्तलात के मुताबिक गवर्नर साहब ने, जो मेरी गवर्नर साहब से बात हुई थी, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो ये बिल वापस भेज रहे हैं फॉर कंसिडरेशन। तो वो कंसिडरेशन के लिए वापस भेजेंगे, उसके बाद अगर दोबारा ये बिल ज़ाहिर मंजूर होता है तो वो गवर्नर साहब की फिर एक्शन की उसके ऊपर ज़रूरत नहीं रहती हमारे आइन के मुताबिक। और साथ ही बताइए, मरकज़ में ज़ाहिर आपके पास वज़ारत इत्तलात है, आप जानते हैं इत्तलात के हवाले से। वैसी हुकूमत कहती थी कि फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, उसके हवाले से बड़ा काम करेंगे। जो वज़ीर आला के तर्जुमान हैं वो फेक न्यूज़, एक गलत ख़त को मरीम नवाज़ के नाम से मंसूब ट्वीट करते हैं। फिर मरीम नवाज़ कहती हैं, अमरीकी सफारत खाने की तरफ से भी इस हवाले से कहा जाता है कि ऐसा हुआ ही नहीं है और ज़ाहिर है उनके वालिद की सेहत का मामला है। वैसे ही बात बड़ी इंसेंसिटिव लगती है। तो कोई अकाउंटेबिलिटी है? ये हो क्या रहा है पंजाब के अंदर? ना इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है, पहले फयाजुल हसन चौहान करते थे, अब चीफ मिनिस्टर के तर्जुमान ये कर रहे हैं, बाद में माजरत कर रहे हैं, वो भी इफ्स एंड बट्स के साथ कर रहे हैं। एक एम्बेरसिंग सी सिचुएशन तहरीक इंसाफ के लिए नजर आ रही है पंजाब में।
फेक न्यूज़ एक प्रॉब्लम है सोशल मीडिया में, बहुत सारे लोग तहकीक नहीं करते हैं और कई दफ़ा गलतियां हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल यह है कि अपनी पोजीशन को देख के एहतियात करनी चाहिए और उसको देखभाल के ही जो है वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात आपकी इस हद तक दुरुस्त है और अकाउंटेबिलिटी जो है वो आपने अभी देखी है। मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट के उस इकदाम को पब्लिकली कंडेम किया जो उन्होंने किया। सो इसका मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी तो मौजूद है और प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े कीनली तमाम मामलात को खुद देखते हैं। असद, साथ में बताइएगा, मरियम नवाज ने आपसे थोड़ी देर पहले ज़ाहिर ट्वीट किया, फिर मरियम औरंगजेब का भी बयान सामने आया कि 5 दिन से मिलने नहीं दिया जा रहा मरियम नवाज साहिबा को, ना ही उनके ज़ाती फिजिशियन को मिलने दिया गया है। क्या इस वक्त सारा का सारा मामला है, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? नहीं, मरियम साहिबा को हफ्ता इतवार 2 दिन जो है वो नहीं होती छुट्टी, वो छुट्टी होती है, उस दिन नहीं मिलने दिया गया होगा, लेकिन इसके बाद तो वो तो रोज़ाना मिलती हैं। और नवाज शरीफ साहब जो है अगर उन्होंने ख़ुद इनकार कर दिया हो मिलने से तो अलहदा बात है, अदरवाइज़ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तो पूरा एक कार्डिक यूनिट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने मूव करके वहाँ पे कर दिया है। उनकी सेहत का भी जो है वो पूरा ख्याल करने का प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादातर जो इस वक्त एक नैरेटिव बनाया जा रहा है वो बेल के लिए है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके लिए एक पब्लिक नैरेटिव जो है वो बनाया जा रहा है। इससे ज़्यादा इशू नहीं है। उनकी सेहत का भी मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है, हर किस्म की ऑफ़र भी उन्हें जो है वो की गई है, सवाए इसके कि लंदन हम नहीं भेज सकते, उससे इधर इधर जो भी करवाना है वो हमसे करवा। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। मौक़िफ़ आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक और एक और अहम खबर है, और उस खबर की अहमियत इसलिए है कि क्या इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान और लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ कभी भी बात नहीं करेंगे और कभी भी मुशावरत नहीं करेंगे, तो बहुत सारे मामला आगे बढ़ेंगे नहीं। उनमें से एक और मामला रुका हुआ है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात और कशीदगी की वजह से अहम मामलात इल्तवा का शिकार हैं। दोनों तरफ से बातचीत और मुशावरत ना होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं और आईनी तकाजे भी पूरे किए नहीं जा रहे। उन्हीं में से एक मामला इलेक्शन कमीशन के 2 अराकीन की तकर्रुरी का है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान बराह रास्त मुशावरत ना होने की वजह से लटका हुआ है। 90 दिन गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलूचिस्तान के नए अराकीन की तकर्रुरी नहीं हो सकी है और ना ही वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में किसी तरह का मुशावरती अमल शुरू हो सका है, क्योंकि ये आईनी ज़रूरत है। इसलिए इस मामले पर दोनों को साथ बैठना तो पड़ेगा। इस मुशावरती अमल के बगैर ये तकर्रुरियां पार्लिमानी कमेटी भी नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन के 2 अराकीन 26 जनवरी को रिटायर हुए। इलेक्शन कमीशन ने 45 दिन पहले ही यानी 10 दिसंबर को तकर्रुरी का कह दिया था। इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। फिर रिटायरमेंट के बाद भी 12 मार्च को मजीद 45 दिन गुजर गए, मगर फिर भी तकर्रुरी नहीं हो सकी। मजबूरी तौर पर इस मामले पर सलाह मशवरे के लिए आइन के तहत 90 दिन की मोहलत खत्म हो चुकी है। वज़ीर आज़म अगर शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं करेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। हमारी इत्तलात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने ज़रूर राब्ता किया था। क्या मामलात हुए? इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चाइना में हैं। स्ट्रेटेजिक डायलॉग के हवाले से क्या अहम मामलात हो रहे हैं, उनसे इस हवाले से भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अहम मामला है, मोहलत भी ख़त्म हो गई और दिसंबर में इलेक्शन कमीशन ने बता दिया था। आपने गालिबन अपोजिशन लीडर से राब्ता किया, वज़ीर आज़म ने नहीं, क्या मामला हुआ है? देखिए, उस पे भी वो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि 2 मोअज़्ज़ज़ मेंबरान जो है इलेक्शन कमीशन के, उनकी मुद्दत पूरी हो गई है, उनको नामजद होना है और उसका एक तरीकाकार जो है वो तयशुदा है। उसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने और कायदे अवान ने मशावरत करके 3-3 नाम मुरतब करने होते हैं। अब वो हो रहा था प्रोसेस और फिर आप जानते हैं कि ये सारी सूरत हाल जो मुल्की है और जो हमारा जो दाखिली जहालियत के इश्यूज आ गए तो तवज्जो उस तरफ मरकूज हो गई और ये मामला खटाई में पड़ गया। लेकिन ये ज़रूरी है, इस पे भी हमने पेशरफ करनी है। तो अब इंशाल्लाह इस पे भी उनसे मैं मुलाकात भी चाहूँगा और उनसे रहनुमाई भी हासिल करना चाहूँगा और बात भी करूँगा और फिर उसकी एक कमेटी खुदा करे अगर उस पर कोई कंसेंसस हो जाता है तो सबसे अफजल बात वही होगी और खुदा न खासा नहीं हो पाता तो फिर जो एक प्रोसीजर है वो आपके सामने ही है। होने या ना होने के लिए ज़ाहिर है मुशावरत लाजमी है। तो वज़ीर आज़म ऑप्टिक्स की वजह से या ईगो की वजह से क्या बात ही नहीं करेंगे? कभी भी इतने सारे मामलात हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से, या मुशावरत करनी पड़ी तो कर लेंगे, या इख्तिलाफात इस नौइयत के कभी बात नहीं करेंगे? देखिए,
देखिए, मैं समझता हूँ कि मशावरत का अमल है और उस मशावरत के अमल के लिए मैंने एक उनके हुक्म पर एक इब्तदा की है और मैं समझता हूँ कि अगर इस स्पिरिट से हम आगे बढ़ते हैं तो खुदा करेगा कोई बेहतरी का इम्कान निकल आएगा। और शाह साहब, आप क्योंकि चाइना में हैं और पहली नौयत का एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग पाकिस्तान का चीन के साथ, और इस वक्त मौजूदा मामलात में चाइना की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिस तरीके से पाकिस्तान के मामलात हैं और भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा है, क्या इस वक्त हो रहा है इन स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स में? देखिए, ये हमने फैसला किया था पिछली नशिस्त में कि जो हमारी पॉलिटिकल कंसल्टेशंस हैं, बायलैटरल कंसल्टेशंस हैं, उसको हम अपग्रेड करें टू दी ऑफिशियल, टू दी फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल, और ये उसका पहला इजलास है। इस इजलास की अहमियत और भी बढ़ गई है, जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है उसको आप मद्देनजर रखें और चीन का जो किरदार रहा है डी एस्केलेशन में और जो पाकिस्तान का साथ उन्होंने दिया है, तो हम पर ये लाजिम है कि हम हर कदम पर माजी में भी उनसे मशावरत करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। तो एक तो ये था कि इस इवॉल्विंग सिचुएशन पर एक दूसरे को एतमाद में लिया जाए और एक दूसरे से मशावरत की जाए। अपने बायलैटरल रिलेशंस की नौयत को फर्दर ब्रॉडन कैसे करना है, डीपन कैसे करना है, ये इसका दूसरा जुज है। और माफ कीजिए, जो सीपैक का हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा है और जिसका अगले माह अप्रैल में चीन के सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को दावत दी है, जिसपे 36 ममालिक के सरबराहान तशरीफ ला रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का जो रोल है इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट करने में और इसको अमली शक्ल देने में, उस पे हम अपना रोल और सपोर्ट का इजहार करना। तो ये 3 मकासद हमारे थे जिस पर मेरी नशिस्तें हुई और वाइस प्रेसिडेंट से चीन के उनसे भी मुलाकात मुतवक्के है। आइडिया ये है कि हम कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ें क्योंकि अभी इम्तिहान और भी हैं। और साहब, डोमेस्टिकली भी आपने 28 मार्च को नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से पार्लिमानी रहनुमाओं को खत लिखे हैं, जो कि बड़ी अहम बात है। और क्योंकि वो मसूद अजहर के पर्सपेक्टिव में भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रेशर क्रिएट करना और चाइना का उसमें एक अहम किरदार रहा है, तो क्या चाइना को भी एतमाद में लेंगे नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से? जो 28 मार्च की मीटिंग है उस हवाले से भी बताइएगा जो खतूत लिखे हैं आपने। देखिए, पहली बात तो ये है कि चाइना को बिल्कुल मैं बावर कराना चाहूँगा कि नेशनल एक्शन प्लान पर हमारी सोच क्या है, हमारा 20 नुकाती एजेंडा क्या है और हमारा पॉलिटिकल कंसेंसस जो इवॉल्व हुआ उसकी मुहर्रकात क्या थी और मुस्तकबिल के तकाजे क्या हैं और हमारी ज़रूरियात क्या हैं। मैंने कोशिश की है कि इस पर और वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक उनकी मशावरत के साथ मैंने मुख्तलिफ पार्लिमानी लीडरों को जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं और हमारी जो हलीफ जमातें हैं उन्हें भी खतूत अरसाल कर दी हैं 28 मार्च की मीटिंग के लिए। मकसद ये है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। देखिए, एक है दुनिया क्या कहती है, दूसरा ये है हम क्या चाहते हैं, पाकिस्तान की ज़रूरियात क्या हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चैलेंजेस क्या हैं और हमारी नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये सियासत से बलातर चीजें हैं और इस पे सारी कौम का एक पेज पर होना मैं समझता हूँ लाजिम है। तो उस पे उन्हें कंसल्टेशन, उनका इनपुट लेना मैं समझता हूँ हैसियत हुकूमत के हम पर लाजिम है। मैंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ साहब से खत लिखने से पहले मैंने टेलीफोन पे उनसे बात भी की और मैंने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से भी टेलीफोन पर, क्योंकि 2 बड़ी पार्टीज के 2 अहम लीडर्स हैं, उनसे मैंने मशावरत भी की और उनसे बात भी की और मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ दोनों का
जो रवैया था वो मुस्बत था और उसमें मुझे पाकिस्तानियत दिखाई दी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दीगर कायदीन भी तशरीफ भी लाएंगे और अपने मशवरों से मुस्तफीद भी फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया, अहम बात होगी 28 तारीख को। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक, एक और अहम खबर और उस पर दुनिया का रिएक्शन, किस तरीके से जिंदा कौमें रिएक्ट करती हैं, आपके सामने एक मिसाल रखेंगे एक ब्रेक के बाद। 15 मार्च को न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद में एक हमलावर ने नमाज जुमा के लिए जमा होने वालों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 50 अफराद जाबाहक और मुतादिद जख्मी हो गए। जाबाहक होने वालों में 9 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। पाकिस्तान में भी न्यूजीलैंड में पेश आए वाक़े पर शोक का माहौल है। कौमी परचम सरनिगू हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान और सियासी क़यादत की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। मगर बात करेंगे न्यूजीलैंड की। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद अजीब माहौल है, जहां पुलिस ने हमलावर को ही नहीं, हमले की वीडियो और मुतनाज़ पैगाम सोशल मीडिया पर नशर करने वाले के खिलाफ भी एक्शन ले लिया है। तारीफ हो रही है। हमले की वीडियो को अपलोड करने और सोशल मीडिया पर लिखने पर भी जो हदफ हासिल कर लिया है, 18 साल नौजवान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और उसकी जमानत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। हालांकि उसने ये लिखा था सोशल मीडिया पर, उसकी तरफ से जो कुछ लिखा गया उस पर सख्त रद्द-ए-अमल आया। इसके अलावा हमलावर को दहशतगर्दी के वाक़े के अगले ही दिन न्यूजीलैंड की अदालत में पेश कर दिया गया और उस पर कत्ल की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। वाक़े के बाद न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंदा आर्डर्न ने मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए सियाह लिबास पहना, सर पर दुपट्टा लिया। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी से मुलाकात की, हमले की शदीद मजम्मत की, जख्मी होने वाले अफराद की अयादत के लिए अस्पताल का दौरा किया। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने मुस्लिम कम्युनिटी को गले लगाया, उन्हें तसल्ली दी। इसी तरह न्यूजीलैंड की मुसलमान पुलिस ऑफिसर ने भी मुतासरीन से बात की, उन्हें तसल्ली दी। और बात सिर्फ तसल्ली तक महदूद नहीं, बल्कि अब इस हवाले से न्यूजीलैंड की हुकूमत इक़दाम ले रही है और असलहे के हवाले से कानून में तब्दीली की बात की जा रही है, क्योंकि हमलावर ने फौजी तर्ज का असलहा इस्तेमाल किया, जिन्हें खुसूसी तौर पर खतरनाक हमलों के लिए बनाया गया है और न्यूजीलैंड के मौजूदा कानून के तहत ऐसे असलहे का इस्तेमाल जायज़ है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि न्यूजीलैंड की काबीना ने बंदूक के कानून में तब्दीली का फैसला किया है और 10 दिन के अंदर ही इस्लाहात का ऐलान कर देंगे। इससे हमारा मुआशरा महफूज होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म के साथ उनके इत्तेहादी नायब वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, जो माजी में कवानीन में तब्दीली की मुखालफत करते रहे। लेकिन इस वाक़े के बाद सब मुत्तहिद हैं, सब ने एक फ़ैसला किया है और वो है असलहे के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ कानून में तब्दीली का। दहशतगर्दी के वाक़े का न्यूजीलैंड में मौजूद मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। जिंदा कौमें दहशतगर्दी के वाक़े के बाद कैसा रद्द-ए-अमल देती हैं, इसकी बेहतरीन मिसाल देखने को मिली। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में दहशतगर्दी के हमले के बाद कौमी परचम सरनिगू रखा गया। शहरियों की बड़ी तादाद क्राइस्ट चर्च की मस्जिद के बाहर जमा हुई, यकजहती का पैगाम दिया, ताज़ियती पैगामात और गुलदस्ते रखे गए। जमा होने वाले अफराद में ईसाई और यहूदी भी शामिल हैं। अहम बात यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी से इजहार यकजहती के लिए यहूदियों ने पहली मरतबा अपनी इबादत गाहें बंद कर दी। न्यूजीलैंड जूइश काउंसिल ने एक बयान में कहा कि हम सब मुस्लिम लवाहिकीन के साथ यकजहती का इजहार करते हैं और नफरत और नस्ल परस्ती का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हैं। न्यूजीलैंड के एक चर्च ने ऐलान किया कि क्योंकि मस्जिदें बंद हैं, इसलिए मुसलमान चाहें तो गिरजा घर में आकर इबादत कर लें, उनके लिए उसके दरवाजे खुले हैं। न्यूजीलैंड के शहरियों ने इस अज़म का इजहार किया कि वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। कुछ शहरी प्ले कार्ड लिए नजर आए कि मुसलमान भाई इबादत करें, वो पहरा दे रहे हैं। न्यूजीलैंड और दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद के बाहर फूलों का ढेर लग गया। ये एक अंदाज है न्यूजीलैंड की मसाजिद में शहीद होने वाले मुसलमानों को खिराज अकीदत पेश करने का, उनके साथ इज़हार यकजहती करने का। और ये फूल मुसलमानों की जानिब से नहीं, बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों की जानिब से रखे गए। न्यूजीलैंड के अवाम की जानिब से इस वाक़े के ख़िलाफ़ सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। वेलिंगटन और ऑकलैंड में मसाजिद के बाहर गुलदस्ते रखे गए, हाथ से बने हुए प्ले कार्ड्स पर यकजहती का पैगाम लिख कर दिया गया। एक कार्ड पर स्याह फाम और सफ़ेद फाम बच्ची की तस्वीर बनाकर दोस्ती और अमन का पैगाम दिया गया। फूलों के दरमियान एक ऐसा कार्ड भी रखा हुआ था जिस पर लिखा था कि ये न्यूजीलैंड नहीं है। किसी में लिखा था कि हम एक हैं। किसी कार्ड में एक दूसरे से गले मिलते दिखाया गया और एक कार्ड में यह पैगाम दिया गया कि आप हमारे दोस्त हैं, जब आप इबादत करेंगे तो हम पहरा देंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी यकजहती के इज़हार के लिए मसाजिद के बाहर फूल रखे गए। अमेरिका में मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर फूल रखे गए, शमें रोशन की गई। कनाडा की मसाजिद के बाहर भी यकजहती के इज़हार के लिए फूल रखे गए। बरतानिया में भी दहशतगर्दी से मुतासर होने वालों के साथ यकजहती का इज़हार किया गया। और अहम बात यह है कि जिस ऑस्ट्रेलवी सेनेटर ने दहशतगर्दी के वाक़े का दिफा किया और पनाहगज़ीनों को कसूरवार करार दिया,
उसे अपने ही मुल्क में मुखालफत का सामना करना पड़ा, उसे अंडा मारने वाला हीरो बन गया, फिर उसे मुख्तलिफ मकामात पर अपने ही शहरियों की जानिब से सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। जिंदा कौमें नफ़रत को आगे नहीं बढ़ाती, नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिशें करती हैं, मोहब्बत की बात करती हैं, तकसीम की नहीं जोड़ने की बात करती हैं। जिंदा कौमें सिर्फ बात ही नहीं करती, अपने अमल के ज़रिए साबित करती हैं कि वो जिंदा कौम है। आज ही दहशतगर्दी का एक और वाक़या भी पेश आया। हॉलैंड में ट्रैम में फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक और 5 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। हॉलैंड की इंसदादी दहशतगर्दी पुलिस ने कहा है कि इम्कान है कि फायरिंग के वाक़े के पीछे दहशतगर्दी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे वाक़यात अगर दुनिया भर में हो रहे हैं तो इस बात को भी साबित कर रहे हैं कि दहशतगर्दी का किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं। मज़हब दहशतगर्दी का प्रचार नहीं करता। तमाम मज़ाहिब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जैसे दहशतगर्दी को रोकने की बात करते हैं। और जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं उनके मानने वालों ने जो मस्जिद पर हमला हुआ उसके बाद ये साबित किया कि जो अमन है उसी की बात की जानी चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।